चलिए, तो आज हम लोग यहाँ पर कलचुरी वंश से संबंधित कुछ कुछ और जानकारी जिसको देखने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर जो प्रमुख शासक थे उनकी रानियों के बारे में बात करेंगे, और यहाँ पर जो प्रमुख जो शासक हैं उनकी उपाधियों को देखेंगे। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे गए थे ये जो रानियों के बारे में अभी वर्तमान में ही, मतलब 2023 में ही क्वेश्चन पूछा गया था, इसको हम लोग आगे बात करेंगे। और इसके अलावा वन लाइनर बहुत सारा ये फैक्चुअल चीज़ें हैं जिसको हम लोग यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं सोचना है कि ये सिंपल सिंपल लिख दिया है मतलब इसका मतलब इंपॉर्टेंट नहीं होगा, ऐसा नहीं है। हर एक पॉइंट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसको हमको अच्छे से समझना होगा। चलो, और एक वीडियो और बनेगा जिसमें हम लोग छत्तीसगढ़ में जो गढ़ व्यवस्था था कलचुरी समय में उसको देखेंगे, और कलचुरी वंश का जो प्रशासन है उसको देखेंगे। बाकी यहाँ पर रानियों को यहाँ पर समझ लेते हैं। तो देखिए, जो रानियाँ हैं, जो प्रमुख जो शासक हैं उनकी रानियाँ यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पर रत्नदेव प्रथम, तो रत्नदेव प्रथम की जो रानी है कौन है? नो नल्ला। ठीक है, यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन पूछा गया था हमसे, मतलब ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, 2023 का ही क्वेश्चन है ये कौन से एग्जाम में आया था? ये जहाँ तक एडीए असिस्टेंट डायरेक्टर वाला कोई एग्जाम था, असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर 2023, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, तो डायरेक्ट मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पर डाल दिया हुआ है, इसको हम लोग लास्ट में देखेंगे। तो रत्नदेव प्रथम की जो रानी है क्या है? नो नल्ला। पृथ्वीदेव प्रथम की रानी है राजल्ला। जाजलदेव प्रथम की रानी है लाछल्ला। और इसके बाद जगदेव की रानी है क्या? सोमल्ला। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो सिर्फ प्रथम प्रथम वालों की रानियाँ यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, जो प्रथम प्रथम जो भी शासक हैं उसकी रानियों को लिखा गया है। द्वितीय द्वितीय जो नाम आता है, द्वितीय रत्नदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय, उनका रानी का नाम नहीं है, सीधा यहाँ पर जगत देव आ चुका है ना। तो ऐसे इसको याद करने का छोटा तरीका है। तो पहले पहले वाले का ध्यान में रखेंगे, रत्नदेव, पृथ्वीदेव, जाजलदेव, इनकी रानियों का नाम यहाँ पर है। बाकी उनकी रानियाँ रही होंगी, मतलब द्वितीय द्वितीय की भी रानियाँ रही होंगी, लेकिन वो हमारे सोर्स में नहीं है, हमारे बुक में नहीं है, उसको हम छोड़ देते हैं, नहीं पढ़ते हैं। क्योंकि एग्जाम में आपसे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इन्हीं सबसे पूछे जा रहे हैं, तो जितना जानकारी हमारे पास है सिर्फ उतना को ही देखना है, जो इंपॉर्टेंट सिर्फ उसी को देखना है। तो यहाँ पर ये चारों की रानियाँ हम लोग ने देख लिया है ना। एक तो नो नल्ला, राजल्ला है ना, तो नोरा याद रखो। फिर यहाँ पर ला है, लाछल्ला है ना, फिर क्या है? सोमल्ला है। तो ऐसे याद रखना, नोरा लासो है ना, नोरा लासो, ठीक, नोरा लासो करके याद रख लेना इसको। तो प्रथम प्रथम से लेकर के यहाँ पर जगदेव तक का हुआ। अब इसके बाद देखो रत्नदेव तृतीय, रत्नदेव तृतीय, इसका है रल्हा और पद्मा, दो रानियाँ थी इनकी, तो एक रल्हा और दूसरा क्या है? पद्मा। रत्नदेव तृतीय की रानियाँ। इसके बाद राजसिंह, राजसिंह की देखो क्या क्या है? दिव्यपुरी है, सुवंशपुरी है और कजरी देवी है। ठीक है, दिव्यपुरी, सुवंशपुरी और कजरी देवी। फिर रघुनाथ सिंह, रघुनाथ सिंह की दो रानियाँ लक्ष्मण कुंवर और पद्म कुंवर। ठीक है, लक्ष्मण कुंवर और पद्म कुंवर, देखो दोनों में कुंवर कुंवर आ रहा है, तो ऐसे रघुनाथ से रघु से याद रख लो, या फिर जो भी ऐसे भी आप बना के याद रख लो, कुंवर कुंवर है। ठीक है, और ऊपर में यहाँ पे जो चार देखे थे उसमें ला ला आ रहा था शुरू में, ला 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 इस प्रकार से, ला ऐसे, तो शुरू में ला 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 इस प्रकार से गाना जब गाते हैं तो शुरू में ऐसे सुर मिलाते हैं ना, ला 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 ऐसे करके सुर मिलाया जाता है। तो ला 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 इस प्रकार से शुरू का सुर मिला लो, और उसके बाद फिर बीच वालों का यहाँ पे ऐसे, इसमें पूरी पूरी है इस प्रकार से, मतलब कि इसमें ई की मात्रा लास्ट में से आ रहा है, मतलब कि पूरी है, फिर ये देवी है, कजरी देवी। ठीक है, तो ऐसे राज सिंह का है। चलो, अब क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर क्या पूछा गया है इसको। इनका मिलान करना है हमको, राजा और उनकी रानियों को इस प्रकार से मिलान करना है। तो इसको थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, और देखिए, तो यहाँ पर हम लोगों ने एक तो नोरा लासा हम लोगों ने देखा है। तो पृथ्वीदेव प्रथम, ठीक है, पृथ्वीदेव प्रथम यहाँ दिया हुआ है। तो रत्नदेव, पृथ्वीदेव, जाजलदेव देखते हैं। पृथ्वीदेव प्रथम की जो रानी है नोरा लासा, मैं आपको बताया हूँ ना, नो रा, ठीक है, रा से क्या था? राजल्ला था, देखो राजल्ला है कहीं पर, ये है राजल्ला ऐसे। इसके बाद रत्नदेव तृतीय का मैंने क्या बताया था? रल्हा था, है ना, एक रल्हा था, और एक और क्या था? पद्मा था। ये देख लीजिए यहाँ पर, रत्नदेव तृतीय का क्या? रल्हा और पद्मा। और इसके बाद यहाँ पर ला ला वाले में क्या था? ला ला वाला, ठीक है, जहाँ पर ला आएगा देखो, लाछल्ला है और सोमल्ला है, तो शुरू शुरू का ही था। तो रत्नदेव, पृथ्वीदेव, जाजलदेव देखते हैं। ठीक है, तो रत्नदेव, रत्नदेव का क्या था? रत्नदेव का नोरा लासा, ठीक है, नो नल्ला था। रत्नदेव, पृथ्वीदेव का क्या मैंने बोला कि यहाँ पर राजला देख लिया, नोरा, अब लासा था, मतलब कि जाजलदेव का क्या आएगा? लासा आएगा। जाजलदेव का नोरा
ला आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर जगदेव का सा आएगा, ऐसे सोमन ला आएगा। तो ला किसके लिए रहेगा, जाजल लेकर रहेगा। जाजल लेकर क्या रहेगा, ला रहेगा। देखो ये ला छल्ला है, और जगदेव का लास्ट है सोमल्ला रहेगा, है ना। जगदेव का क्या रहेगा, सोमल्ला रहेगा। तो इस प्रकार से इसको मैच हम लोग कर लिए। देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा, है ना। ए का ये IV मतलब 4, मतलब पहला ही इसका आंसर होगा। बी का क्या, 2, बी का 2 है। सी का 1, सी का 1 है। डी का 3, डी का 3, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। चलिए इसके बाद यहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन और पूछा गया है। कोरोमंडल के अधिपति वज्जू वर्मा की पुत्री नोलल्ला से विवाह करने वाले कलचुरी राजा कौन थे। अभी हम लोग देख लिए रत्नदेव पृथ्वी, नोरालासा मैं बताया ना, नोरालासा। तो नो से नोनल्ला, और र से रत्नदेव। रत्नदेव नहीं है यहाँ पर, रत्नराज है, ठीक है। रत्नराज रहे या रत्नदेव रहे, दोनों वही होता है। तो रत्नराज प्रथम, ठीक है। प्रताप मल का तो देखे नहीं है। रत्नराज द्वितीय, द्वितीय हो गया, मतलब लेना ही नहीं है। द्वितीय का तो यहाँ पर नहीं देखते हैं अपन, है ना। तो सिंपल आपको नोलल्ला याद रखने किसका, रत्नराज प्रथम का। चलो तो इस प्रकार से इनकी रानियों के बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पर जितने भी जो शासक हैं उनकी उपाधियों को समझते हैं, और उसके बाद यहाँ पर गोपाल चंद्र मिश्र के बारे में बात करेंगे, इनका जो दरबारी कवि था उनके बारे में। तो देखो जो भी शासक हैं उनकी उपाधियाँ यहाँ पर बताए गए है ना, कौन कौन शासक थे, कौन कौन से उपाधि धारण किए थे उसको। तो कुछ कुछ उपाधि हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसको याद रखना। जैसे कि यहाँ पर पृथ्वीदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम की उपाधियों को थोड़ा देख लेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रहती है। पृथ्वीदेव प्रथम, देखो इसका 4-5 उपाधि है। क्या क्या है, एक सकल कौशलाधिपति है, एक प्रचंड कौशलाधिपति है, ठीक है। ये आमोदा ताम्रपत्र से जानकारी मिलती है प्रचंड कौशलाधिपति के बारे में, और रायपुर ताम्रपत्र से हमको जानकारी मिलती है सकल कौशलाधिपति के बारे में, ठीक है। मतलब ताम्रपत्र से हमको जानकारी मिल रही है कि इस शासक ने यह उपाधि धारण किया था। एक महामंडलेश्वर है, एक समाधिगता शेष है ना, समाधिगता शेष है, और एक पंच महाशब्द है। तो ये 5 उपाधियां हैं जो कि पृथ्वीदेव प्रथम ने धारण किया था। अब इसके बाद जाजल देव प्रथम, ये गज शार्दुल की उपाधि धारण किया था, ठीक है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखें, गज शार्दुल एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसके बाद जाजल द्वितीय तुम्माड़धिपति, ठीक है, तुम्माड़धिपति की उपाधि धारण ये किए थे। इस प्रकार से है। तो यहाँ पर जो सकल कौशलाधिपति वगैरह की उपाधि है ना, हम लोगों ने सकल कौशलाधिपति पांडुवंश शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन के समय भी देखा था। अब सॉरी, महाशिवगुप्त बालार्जुन नहीं, वहाँ पर क्या था, तिवरदेव था, है ना। सकल कौशलाधिपति हम लोगों ने वो जो पांडुवंश के शासक तिवरदेव थे उसके बारे में भी हम लोगों ने बात किया था, उसने भी धारण किया था। तो पृथ्वीदेव प्रथम ने ये उपाधि धारण किया गया, ये भी उपाधि धारण किया। महामंडलेश्वर ये सब भी उपाधि धारण किया, लेकिन कम से कम 2 को याद रखेंगे, प्रचंड कौशलाधिपति और सकल कौशलाधिपति, पृथ्वीदेव प्रथम। अब देखिए गोपाल चंद्र मिश्र को। गोपाल चंद्र मिश्र एक दरबारी कवि था, जो कि कलचुरी जो शासक हैं उनके दरबार में रहते थे। और कलचुरी शासकों में यहाँ पर राज सिंह याद रखेंगे, ठीक है। राज सिंह जो कलचुरी एक शासक थे, उसके दरबार में गोपाल चंद्र मिश्र दरबारी कवि थे, ठीक है, दरबारी कवि थे। तो अब इसके कुछ कुछ रचनाएं हैं, ठीक है, इसको आपको याद रखना होगा। खूब तमाशा, सुदामा चरित्र, भक्ति चिंतामणि, जैमिनी, अश्वमेघ, और ये राम प्रताप, जो कि अपूर्ण था, पूरा नहीं हो पाया था। तो ये 5 यहाँ पर इसके जो रचनाएं हैं उसको लिखा गया है। ये 5 इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, इसको याद रख लेंगे, एग्जाम में ऐसा डायरेक्ट पूछा जाता है। एक तो एग्जाम में ऐसा प्रश्न बन सकता है कि गोपाल चंद्र मिश्र किसके दरबारी कवि थे, तो राज सिंह के दरबारी कवि थे। गोपाल चंद्र मिश्र द्वारा कौन कौन सा रचनाएं लिखी गई है, तो ये सभी रचनाएं हैं, ठीक है। ये इस प्रकार से याद रखेंगे इसको। चलिए, तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर कलचुरी वंश के और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्चुअल चीज़ें हैं उसको यहाँ पर समझते हैं। तो देखिए रतनपुर का जो प्राचीन नाम है, रतनपुर का जो प्राचीन नाम है वो मणिपुर के रूप में भी हम लोग देखते हैं, है ना। रत्नपुर हम लोग जानते हैं, रतनपुर को रत्नपुर भी कहा जाता था कलचुरी वंश में, मतलब कलचुरी शासनकाल में। लेकिन उसके अलावा मणिपुर भी याद रखेंगे, ठीक है, मणिपुर के नाम से भी इसको जाना जाता था। और बहुत सारा नाम है, लगभग 6-7 नाम ऐसा रतनपुर का हम लोग को देखने को मिलता है। लेकिन इंपॉर्टेंट में अगर मैं बात करूँ तो एक तो ये मणिपुर है और दूसरा रत्नपुर है, ठीक है। कम से कम मणिपुर और रत्नपुर ये 2 नाम को याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा तालाबों की नगरी भी कहा जाता है उसको, रतनपुर को, है, तालाबों की नगरी, मंदिरों की नगरी, इस प्रकार से अलग अलग उसका नाम भी है। अब देखो ये जो रतनपुर है, जो मणिपुर के नाम से इस प्रकार से हम इसको देख रहे हैं, रतनपुर का क्या नाम, प्राचीन नाम मणिपुर, मतलब कि कलचुरी वंश में इसका नाम क्या था, मणिपुर के नाम से भी इसको जाना जाता था कलचुरी शासनकाल में। यह 5 खंडों में विभाजित था। यह जो नगर है, मतलब रतनपुर या फिर जो मणिपुर है, यह 5 खंडों में विभाजित था। कौन कौन से 5 खंड में, तो पहला खंड इसका क्या था, तुमनखोल,
है ना। पहला खंड क्या है, तुमन खोल है। फिर दूसरा खंड क्या है, नल खोल है। तुमन खोल, नल खोल। फिर तीसरा खंड क्या है, देवी खोल है। चौथा यहाँ पे भैरम खोल है। और पांचवा है वराह खोल। इस प्रकार से ये 5 खंडों में विभाजित था ये जो रतनपुर है वो। ठीक है, ये आज पुरातात्विक पर्यटन केंद्र के रूप में अभी रतनपुर में स्थित है। अभी भी वो देखने को मिल जाएगा, पुरातात्विक पर्यटन केंद्र के रूप में अभी भी वहाँ पर रखा गया है। तो ये 5 मतलब खोल के रूप में इस प्रकार से विभाजित था रतनपुर। इसको याद रखेंगे, है ना, एग्जाम में ये शब्द पूछे जाते हैं। इसका देखिए, जाजलदेव प्रथम के बारे में थोड़ा कुछ जानकारी बताया जा रहा है। हम लोग वैसे भी जानते हैं जाजलदेव प्रथम बहुत ज़्यादा पराक्रमी शासक थे। उन्होंने अपना स्वयं का सिक्का जारी कर दिया था। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा है ना, और कुछ कुछ फैक्चुअल चीज़ें और बहुत सारे हम लोग देखे थे। सोमेश्वर देव का मतलब बंदी बना लेकर के ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखे थे। तो जाजलदेव प्रथम ने त्रिपुरी की अधीनता को अस्वीकार कर दिया था, ये भी मैंने आपको समझा चुका है। और सोने का सिक्का इन्होंने अपना जारी कर दिया, है ना। त्रिपुरी की अधीनता को अस्वीकार करते हुए इन्होंने स्वर्ण सिक्का जारी कर दिया था, जिसमें श्रीमद जाज्जलदेव व गज शार्दुल चित्रित करवाया था। मतलब जो जाज्जलदेव प्रथम है, उन्होंने सोने का सिक्का जारी किया, उसमें क्या चित्रित करवाया था, श्रीमद जाज्जलदेव और गज शार्दुल, ये उसमें उन्होंने चित्रित करवाया था। इसको नाम याद, मतलब इसका याद रखेंगे। इसीलिए जो जाज्जलदेव प्रथम है, उन्होंने गज शार्दुल की उपाधि भी धारण की थी, है ना। गज शार्दुल की उपाधि भी उन्होंने धारण की थी। तो ये 2 चीज़ें हैं। जो सोने का सिक्का उन्होंने चढ़वाया, उसमें श्रीमद जाज्जलदेव, है ना, श्रीमद जाज्जलदेव और गज शार्दुल चित्रित करवाया था, उस सिक्के में, याद रखेंगे। जाज्जलदेव प्रथम अपने जीवन के अंतिम समय में मकर ध्वज नामक जोगी के साथ चले गए। देखो अब यहाँ पर इसको ध्यान में थोड़ा आपको रखना है। जाज्जलदेव प्रथम अपने अंतिम समय में क्या किए, अंतिम समय में मकर ध्वज नामक एक जोगी के साथ चले गए और फिर वापस नहीं आए। ठीक है, फिर वापस आए ही नहीं, वो चले गए, जोगी बन गए। वे कलचुरी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था तथा गोरखनाथ का शिष्य थे। ठीक है, गोरखनाथ के शिष्य थे, इसको भी याद रख लेंगे ऐसे। ठीक है, ये इसके गुरु कौन थे वो पूछा जाएगा तो क्या याद रखेंगे, गोरखनाथ। ठीक है, तो ये अपने अंतिम समय में कहाँ चले गए, एक जोगी के साथ चले गए। मकरध्वज नामक एक जोगी थे, उसके साथ चले गए और वापस कभी नहीं आए। और इनके जो गुरु थे उनका नाम क्या था, गोरखनाथ था। चलो इसका देखो रत्नदेव द्वितीय के बारे में कुछ। तो अकलतरा सूर्यनारायण के मतलब अभिलेख प्राप्त होते हैं। अकलतरा सूर्यनारायण से इनका अभिलेख जो भी प्राप्त हुआ है, यह 36 विधाओं का ज्ञाता था। ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए। ठीक है, 36 विधाओं का ज्ञाता था, मतलब कि बहुत ये क्या थे, बहुत ज्ञानी टाइप के इंसान थे। ये बहुत ज्ञानी टाइप के थे और बहुत सारे फील्ड में इनको नॉलेज था। तो यही बोला जा रहा है कि 36 विधाओं का ज्ञाता था। इसके राज्यकाल में विद्या और कला को उदारतापूर्वक राज्याश्रय मिला। मतलब कि जो भी इसके मतलब राज्य वाले क्षेत्र में विद्या और कला में निपुण होते थे, उनको ये राज्याश्रय देते थे, मतलब अपने राज्य में आश्रय देते थे। इसके पुत्र कौन कौन थे, पृथ्वीदेव द्वितीय थे, जयसिंह देव थे, अकाल देव थे। अब इसी की जो अकाल देव हैं, इन्हीं के नाम पर यहाँ पर अकलतरा का नाम रखा गया। ठीक है, अकाल देव ने अकलतरा नगर को बसाया था इसीलिए। ठीक है, तो अकलतरा देखते हैं जांजगीर चांपा में है, तो अकाल देव के नाम पर ही वो अकलतरा नाम पड़ा है वहाँ पर। ठीक है, जांजगीर चांपा में ये स्थित है, मतलब है अकलतरा। चलिए, तो ये हम लोगों ने रत्नदेव द्वितीय के बारे में कुछ देखा। अब इसके बाद देखो प्रतापमल के बारे में। प्रतापमल बिलाईगढ़ से इनका 2 ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है। इन्होंने तांबे के गोल एवं षटकोणी सिक्का इन्होंने चलाया था। ठीक है, इसको देख लेंगे। तांबे के इन्होंने गोल और षटकोणी सिक्का इन्होंने चलाया था। बहारेंद्र शाह के बारे में देख लीजिए। इन्होंने महामाया मंदिर के सभागृह का जीर्णोद्धार करवाया। ठीक है, महामाया मंदिर के सभागृह का जीर्णोद्धार करवाया। अपने समय इन्होंने शासन काल के दौरान सैन्य सहयोग के बदले बिसाई ठाकुर बिंजवार, देखो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। बिसाई ठाकुर बिंजवार, है ना, ये बिसाई ठाकुर बिंजवार कौन है? अभी जो हम लोग 1857 की क्रांति जब पढ़ेंगे, वहाँ पर ठाकुर वीर नारायण सिंह के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जो वीर नारायण सिंह हैं, उन्हीं के पूर्वज यहाँ पर ये बिसाई ठाकुर बिंजवार है। इन्हीं को, मतलब बिसाई ठाकुर बिंजवार को सोना खान का जो क्षेत्र है वो जमींदारी के लिए दिया गया था। ठीक है, किसने दिया था? बहारेंद्र शाह ने। और ये कर मुक्त जमींदारी था, मतलब कि बिसाई बिंजवार को, है ना, बिसाई ठाकुर बिंजवार को सोना खान का जो क्षेत्र है उसको मतलब ये उसको जमींदारी के रूप में प्राप्त हुआ था। मतलब सोना खान के जमींदार कौन बन गया? बिसाई ठाकुर बिंजवार। किसने दिया था? बहारेंद्र शाह ने दिया था, क्योंकि हमेशा बिसाई ठाकुर बिंजवार अपने सैन्य सहायता किया करते थे। सैन्य सहायता दिया करते थे किसको? बहारेंद्र शाह को।
बिसाई ठाकुर बिंजवार भारेंद्र शाह को मतलब कलचुरी वंश को हमेशा अपने सैन्य सहायता दिया करते थे, इसीलिए इनको सोना खान वाला जो क्षेत्र है उसका जमींदारी सौंप दिया गया। ठीक है, देखो ये सैन्य सहयोग के बदले बिसाई ठाकुर बिंजवार को भारेंद्र शाह ने सोना खान का जमींदार सौंप दिया। इसका देखो कल्याण शाह ये इसके बारे में याद रखेंगे कि ये मुगल दरबार में 8 वर्षों तक रहे। ठीक है, मुगल दरबार में ये 8 वर्षों तक रहे थे, मतलब कि इसको याद रखेंगे, मुगल दरबार में 8 वर्ष अपना समय बिताया, ऐसे ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो वो कौन सा कल्चुरी शासक है जिन्होंने अपना सेवा दिया मुगल दरबार में, ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो कौन है? कल्याण शाह है। तो छत्तीसगढ़ में प्रचलित गोपल्ला गीतों में कल्याण शाह का दिल्ली जाना जहांगीर के समय हुआ ऐसा बतलाया गया है। देखो ये जो 8 साल दिल्ली में जाकर के जो मुगल दरबार में रहे हैं, ठीक है, ये जो कल्याण शाह हैं वो दिल्ली में जाकर के मुगल दरबार में जो 8 साल अपना व्यतीत किए हैं ना, इसी के बारे में एक गाना लिखा गया है, मतलब एक गीत है, गोपल्ला गीत है। इसी गोपल्ला गीत में बताया गया है कि किस प्रकार से जो कल्याण शाह है वो दिल्ली जाकर के मुगल दरबार में रहे, वहाँ अपना सेवा दिए हैं। इन सभी चीज़ों का वर्णन यहाँ पर ये जो गोपल्ला गीत है उसमें किया गया है। ठीक है, तो ये गोपल्ला गीत किससे रिलेटेड है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गोपल्ला गीत किससे रिलेटेड है? कल्याण शाह का मुगल दरबार में जाकर के वो अपना सेवा देना, इससे रिलेटेड ये गीत है। ठीक है, इससे संबंधित ये गीत है। ऐसे जहांगीर के समय ऐसा बतलाया गया, मतलब ये जहांगीर के दरबार में ही गए थे ना, मतलब मुगल कौन शासक थे, मुगल शासक कौन थे जिस समय ये कल्याण शाह वहाँ गए थे, तो वहाँ पर कौन थे? जहांगीर थे। चलिए, तो जहांगीर के ही दरबार में इन्होंने अपना 8 साल का जो समय है उसको वहाँ पर दिया। चलिए, और इसके अलावा यहाँ पर कल्याण शाह का एक जमाबंदी प्रणाली भी बहुत प्रचलित थी। इन्होंने अपने राजस्व सुधार के लिए जमाबंदी प्रणाली की शुरुआत की। इन्होंने लालपुर नगर बसाया। ठीक है, कल्याण शाह ने क्या किया था? लालपुर नाम का एक नगर बसाया था। ठीक है, फिलहाल तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जमाबंदी प्रणाली इंपॉर्टेंट हो जाता है। कल्याण शाह का जमाबंदी प्रणाली बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही जो जमाबंदी प्रणाली है इसी का उपयोग आगे जो अंग्रेज आते हैं वो लोग भी करते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इसी से कुछ चीज़ों को वहाँ पर लिया गया था। तो जमाबंदी प्रणाली का शुरुआत किसने किया था? कल्याण शाह ने। 8 वर्षों तक सेवा किसने दिया था मुगल दरबार में? कल्याण शाह ने, है ना। किसके समय दिया था? जहांगीर के दरबार में इन्होंने अपना समय दिया था। गोपल्ला गीत किससे संबंधित है? तो कल्याण शाह का दिल्ली जाने से संबंधित है। दिल्ली जाकर के कल्याण शाह ये जो मुगल दरबार है वहाँ पर जो समय व्यतीत किया है उससे संबंधित है गोपल्ला गीत। राज सिंह के बारे में याद रख लेंगे, गोपाल कवि गोपाल मिश्र, जो हम लोग देखे ना दरबारी कवि गोपाल मिश्र, इसकी रचनाओं के बारे में हम लोग देख लिए हैं। अब देखो यहाँ पर लास्ट जो रघुनाथ सिंह, इसके बारे में याद रख लो। तो यहाँ पर जो रघुनाथ सिंह है ये हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। तो देखो रघुनाथ सिंह हम लोग जानते हैं, मैंने आपको क्या बताया था, जो रघुनाथ सिंह हैं वो 1732 ईस्वी से शासन करना शुरू करते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में, मतलब कि रतनपुर में इतने से शासन करना शुरू करते हैं, और 1741 तक ये शासन करते रहते हैं। और 1741 में आक्रमण होता है मराठों का। ठीक, क्या होता है? मराठों का आक्रमण, मतलब कि यहाँ पर भोसला आक्रमण होता है, भोसला शासकों का आक्रमण होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? मराठा आक्रमण। मराठा बोले फिर भोसला बोलो, आगे हम लोग देखेंगे उसी को कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो भास्कर पंथ का आक्रमण होता है, आगे मैं बात करूँगा इसके बारे में। तो आक्रमण होने के बाद ये अब चले जाते हैं किसके अधीन? मराठों के अधीन। तो 1741 से लेकर के 1745 तक के शासन और करते रहेंगे। ठीक है, ये जो रघुनाथ सिंह है वो शासन करते रहते हैं। क्यों करते रहते हैं? मराठों के अधीन आकर शासन करते रहते हैं। जब मराठों का आक्रमण हो जाता है तो देखो मराठों का आक्रमण कब हुआ? 1741 में हुआ। छत्तीसगढ़ में मराठों का जो आक्रमण है नागपुर वाले क्षेत्र से 1741 में आक्रमण होता है, और आक्रमण होने के बाद 1741 से लेकर के 1745 तक यही जो रघुनाथ सिंह है वो शासन करते रहेंगे, लेकिन मराठों के अधीन शासन करते रहते हैं। तो मराठों के अधीन ये शासन यहाँ पर चलते रहता है। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया भी था, जितने भी शासक हैं उनके बारे में आपको जब बताया था, सबका नाम लिखवाया था, तो वहाँ पर मैं लिखवाया था कि 1732 से लेकर के 1741 तक जो रघुनाथ सिंह वो स्वतंत्र रूप से शासन करेंगे, और 1741 से 1745 तक जो रघुनाथ सिंह हैं वो मराठों के अधीन रह करके शासन करेंगे। ऐसा मैंने समझाया हुआ था। ठीक है, जाकर एक बार देखिएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? स्वतंत्र शासन करते हैं। ठीक है, 1732 से लेकर के 1741 तक स्वतंत्र शासन करेंगे ये ऐसे, और ये मराठों के अधीन शासन करेंगे। मराठों के अधीन यहाँ पर शासन करते हैं 1741 से लेकर 1745 तक। तो ये मराठों का जो आक्रमण होता है, तो मराठों का आक्रमण कौन करता है? कौन होता है मराठा आक्रमण करने वाला? तो उसी को हमको यहाँ पर समझना है।
तो देखो यहाँ पर जो रघुनाथ सिंह हैं उन पर आक्रमण होता है 1741 में, अभी मैंने बताया आपको, ठीक है। 1741 में किसका आक्रमण होता है? भोसला शासक या फिर जो मराठा शासक है कौन है? रघुजी प्रथम। तो रघुजी प्रथम का जो सेनापति है भास्कर पंत, इसका आक्रमण होता है, ठीक है। भास्कर पंत आक्रमण करते हैं 1741 में रघुनाथ सिंह के ऊपर, ठीक है। छत्तीसगढ़ में देखो ये हमारा भारत है, इस प्रकार से भारत है। तो इसमें इधर हमारा छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर नागपुर वाला क्षेत्र है, ये वाले क्षेत्र। तो ये वाले क्षेत्र में कौन शासन कर रहे हैं? मराठा शासन कर रहे हैं, ठीक है। ये मराठों का साम्राज्य है ऐसे। और ये छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में कलचुरी है, और कलचुरी में कौन है? रघुजी, मतलब सॉरी रघुनाथ सिंह है, ठीक है। यहाँ पर रतनपुर में कौन है? रघुनाथ सिंह है। ये रघुनाथ सिंह शासन कर रहे हैं, ठीक है, कलचुरी वंश के शासक हैं। और यहाँ पर जो नागपुर है, इस नागपुर में एक शासक है मराठा, एक शासक है, नाम क्या है उसका? रघुजी प्रथम, ठीक है, रघुजी प्रथम, इनका शासन यहाँ पर है। ये कुछ ऐसे। अब ये जो रघुजी प्रथम है, वो रघुजी प्रथम क्या करते हैं? अपने एक सेनापति को भेजते हैं उड़ीसा में आक्रमण करने के लिए, ठीक। उड़ीसा, इस प्रकार से उड़ीसा साइड आक्रमण करने के लिए किसको भेजते हैं? एक सेनापति को भेजते हैं। सेनापति का नाम क्या है? भास्कर पंत, ठीक है। तो ये भास्कर पंत इस प्रकार से आक्रमण के लिए जाते हैं, ठीक है। भास्कर पंत आक्रमण के लिए जाते हैं, लेकिन बीच में हमारा जो छत्तीसगढ़ ये पड़ता है, और छत्तीसगढ़ में देखते हैं ये रघुनाथ सिंह शासन कर रहे हैं, और रघुनाथ सिंह अभी पुत्र वियोग में डूबे रहते हैं। अपने पुत्र की मृत्यु की वजह से वो अपने पुत्र वियोग में डूबे रहते हैं रघुनाथ सिंह। और इस चीज़ को देख करके ये भास्कर पंत फायदा उठाता है और जा करके इसमें आक्रमण कर देता है। मतलब कि छत्तीसगढ़ में क्या कर देगा? ये आक्रमण कर देगा। उड़ीसा में आक्रमण करने से पहले यहाँ पर छत्तीसगढ़ में आक्रमण ये कर देता है, और आक्रमण करके वो आगे निकल जाता है। मतलब आक्रमण करने के बाद यहाँ पर जो रघुनाथ सिंह उसको तो पराजित होना पड़ता है, क्योंकि पुत्र वियोग में डूबा हुआ है, और रघुनाथ सिंह का हालत इतना अच्छा नहीं है कि वहाँ पर युद्ध कर सके। तो अपने आप को वहाँ पर सरेंडर कर देगा, अपने आप को वहाँ पर क्या कर देगा? आत्मसमर्पण कर देता है। तो बिना युद्ध किए रघुनाथ सिंह क्या कर देता है? भास्कर पंत के ऊपर, मतलब जो रघुजी प्रथम के जो सेनापति हैं भास्कर पंत, इसके ऊपर, मतलब इसके सामने क्या कर देता है? आत्मसमर्पण कर देता है। और आत्मसमर्पण करने के बाद ये जो भास्कर पंत है वो तो विजित हो जाता है, वो जीत जाता है। आत्मसमर्पण ये रघुनाथ सिंह ने कर दिया है। तो भास्कर पंत क्या सोचता है कि चलो अभी फिलहाल रघुनाथ सिंह को ही इनका जो साम्राज्य है उसको सौंप देते हैं, और वो आगे निकल जाते हैं। मतलब रघुनाथ सिंह को साम्राज्य को सौंप दिया जाता है। मतलब 1741 में इन्होंने आक्रमण किया और पुनः इनको क्या कर दिया? वहाँ पर रतनपुर में बिठा करके शासन को सौंप दिया। तो ये अब 1741 से लेकर के 1745 तक और शासन करते रहेंगे, ठीक है। 1745 तक क्या करेंगे ये? और शासन करते रह जाते हैं, ऐसे 45 तक शासन और करेंगे। तो यहाँ पर तीन प्रकार से हम लोग देखें। एक तो 1732 से लेकर के 1741 तक स्वतंत्र रूप से शासन किए थे रघुनाथ सिंह। अब यहाँ पर 1741 से लेकर के 1745 तक मराठों के अधीन यहाँ पर फिर शासन करते हैं, ठीक है, मराठों के अधीन। इस प्रकार से अब इस प्रकार से जब मराठों के अधीन शासन करते रहते हैं, अब 1745 में ये जो रघुजी प्रथम है, रघुजी प्रथम क्या करते हैं? 1745 में ये जो रघुनाथ सिंह है उसको पद से हटा देते हैं, ठीक है। रघुजी प्रथम क्या करेंगे? रघुनाथ सिंह को 1745 में पद से हटा देंगे, और 1745 से एक और जो शासक है, शासक का नाम यहाँ पर मोहन सिंह है, ठीक है। मोहन सिंह को यहाँ का शासक बना देंगे। मतलब रतनपुर का शासक अब कौन बन गया? मोहन सिंह बन गया। और ये भी क्या होते हैं? कलचुरी वंश के ही एक आदमी रहते हैं। हालांकि रायपुर कलचुरी के ऐसे रहते हैं, लेकिन कलचुरियों का ही वंशज होता है ये, ठीक है। जो मोहन सिंह है वो क्या होता है? कलचुरियों का ही वंशज होता है। तो मोहन सिंह को भी हम लोग क्या देखते हैं? 1745 से 1757 तक मोहन सिंह शासन करते रहते हैं। मतलब कि 1745 से लेकर के 1757 तक ये मोहन सिंह शासन करते रहते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। मतलब कि कलचुरी वंश का अंतिम शासक अगर आपसे पूछा जाएगा तो हालांकि यहाँ पर रघुनाथ सिंह ये हैं, लेकिन यहाँ पर रघुनाथ सिंह के बाद भी यहाँ पर मोहन सिंह शासन करते हैं, और ये भी कलचुरी वंश के ही शासक होते हैं। और ये भी क्या करते रहते हैं?
मराठों के अधीन रहकर ही शासन करते हैं। तो कलचुरी वंश का अगर अंतिम शासक पूछा जाएगा रतनपुर के कलचुरी का, तो यहाँ पर मोहन सिंह को आपको लेना होगा। ठीक है, 1757 तक के शासन करते हैं और उसके बाद 1757 के बाद, ठीक है, 1757 के बाद मोहन सिंह की मृत्यु हो जाती है। और मोहन सिंह की जब मृत्यु हो जाती है उसके पश्चात जो रघुजी प्रथम के पुत्र एक बिम्बाजी भोसले होते हैं, बिम्बाजी भोसले 1757 में आते हैं और छत्तीसगढ़ में फिर शासन करना शुरू कर देते हैं। तो यही सब चीज़ें यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसको इतना जो समझाया हूँ उसको समझ लीजिएगा, है ना, तब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पर हुआ क्या, शुरू से एक बार फिर से मैं समझाता हूँ। ये वाले क्षेत्र में मराठा शासन कर रहे हैं, ये वाले क्षेत्र में हमारे छत्तीसगढ़ में जो रघुनाथ सिंह हैं कलचुरी वंश की, वो शासन कर रहे हैं। यहाँ पर जो मराठा से एक शासक है रघुजी प्रथम, इस रघुजी प्रथम के एक सेनापति हैं भास्कर पंत। भास्कर पंत जाते हैं उड़ीसा आक्रमण करने के लिए, लेकिन बीच में आ जाते हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़। बीच में जब छत्तीसगढ़ आता है वहाँ पर देखते हैं रघुनाथ सिंह शासन कर रहे हैं, जो कि बहुत ही कमजोर शासक है और अपने पुत्र वियोग में डूबा हुआ है, इसीलिए भास्कर पंत आक्रमण कर देते हैं ये कलचुरी वंश के जो रघुनाथ सिंह है उसके ऊपर। रघुनाथ सिंह और उनकी पत्नियां, खास करके उनकी पत्नियां ही, रघुनाथ सिंह तो यहाँ पर पुत्र वियोग में डूबे रहते हैं, उनकी पत्नियां सफ़ेद झंडा फहरा करके अपने आप को वहाँ पर सरेंडर कर देती है, अपने आप को आत्मसमर्पण घोषित कर देती हैं। अब आत्मसमर्पण होने के बाद, मतलब रघुनाथ सिंह आत्मसमर्पण हो गया, अब होने के बाद यहाँ पर जो भास्कर पंत है वो 1741 से लेकर 1745 तक के लिए ये रघुनाथ सिंह को और वहाँ पर उनका जो साम्राज्य है उसको सौंप देते हैं, मतलब कि आगे निकल जाते हैं, जो रतनपुर का साम्राज्य है उसको रघुनाथ सिंह को ही सौंप करके आगे निकल जाते हैं वो उड़ीसा आक्रमण के लिए। तो ये 1741 से लेकर के 1745 तक और शासन करते रहते हैं रघुनाथ सिंह। उसके बाद रघुजी प्रथम क्या करते हैं, एक रघुजी प्रथम ये रघुनाथ सिंह को अपदस्थ करके मोहन सिंह को क्या कर देते हैं 1745 में रतनपुर का शासक बना देते हैं। अब मोहन सिंह की जब मृत्यु हो जाती है 1757 को, तो मोहन सिंह की मृत्यु होने के बाद यहाँ पर बिम्बाजी भोसले आते हैं छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष रूप से जो मराठा शासक है, मतलब मराठा शासन है, वो स्थापित होता है। तो छत्तीसगढ़ में जब हम लोग मराठा शासन पढ़ेंगे ना, तो 1757 से हम लोग पढ़ने वाले हैं। जो बिम्बाजी भोसले हैं वो आते हैं छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ में शासन करना शुरू कर देते हैं, तो वहाँ से हम लोग मराठा शासन अब शुरू करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कलचुरी वंश का प्रशासन बचा हुआ है और गढ़ व्यवस्था बचा हुआ है, इसको और देखना है। उसके बाद हम लोग मराठा शासन शुरू कर देंगे। और छत्तीसगढ़ में जो छिंदक नागवंश है उसके बारे में भी हम लोगों को बात करना पड़ेगा। छिंदक नागवंश और बस्तर का जो इतिहास है उसको भी देखना है। फिर कहीं जाकर के हम मराठा शासन शुरू करेंगे, मराठा के बाद फिर अंग्रेज देखेंगे, फिर हमारे छत्तीसगढ़ का इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी हमको बस्तर का इतिहास देखना है। जो काकतीय वंश है वो सबको हम लोग अभी नहीं देखे हैं, है ना। काकतीय वंश से पहले हम लोग छिंदक नागवंश के बारे में बात करेंगे, बस्तर का छिंदक नागवंश, और कवर्धा का फड़ी नागवंश बचा हुआ है, उसको भी देखना होगा। तो ये 2-3 टॉपिक और बचा हुआ है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर मराठा और अंग्रेज को हम लोग देखेंगे। ठीक है, लगभग ये मानकर चलिए छत्तीसगढ़ का 50% जो पोर्शन है, 50 से लेकर 60% करीबन कंप्लीट हो चुका है। अब मराठा और अंग्रेज जैसे ही कंप्लीट होगा 100% हो जाएगा। चलिए आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।